इस उम्र में आप एक फाउंडर ड्रीम का सपना जी रहे हैं। कैसे जज़्बा आया? मुझे लगता है ये जो एंटरप्रेन्योर का जो एक कीड़ा रहता है वो मुझे लगता है पहले से रहता है हर किसी में। सब बच्चे बोलते हैं, बंदे बोलते हैं काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमको नहीं करना है अभी, बाद में करेंगे, देखेंगे। जिसको कुछ करना रहता है वो कोई एज या कोई चीज़ को देखता नहीं है। तो मैच्योरिटी क्या होती है और कौन सी एज में आ जाती है? जब मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसके लिए कोई एज होती है। हो सकता है कि कोई एक बच्चा है जो बचपन में ही उसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली है, तो वो 15-16 साल में भी मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरिटी आई डोंट थिंक इट डिफाइंस विथ योर एज, इट डिफाइंस विथ योर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू आर टेकिंग ऑन योर शोल्डर्स। आपने सक्सेसफुली बिजनेस रन किया है, तो बताओ एक बिजनेस वूमेन अगर बनना है किसी को, तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक तो ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। मैम, इस उम्र में आप एक फाउंडर ड्रीम का सपना जी रहे हैं। कैसे जज़्बा आया, पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अभिषेक बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ कि कितने टाइम से कि कब आपके साथ मैं बात करूँगी और बताऊँगी कि कैसे मेरा ये फाउंडर का ड्रीम मैं अभी जी रही हूँ। भाई मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बात, छोटी सी बात मैं शेयर कर देता हूँ ऑडियंस के लिए यहाँ पे। क्योंकि सब बच्चे बोलते हैं, बंदे बोलते हैं कि यार हमारे पास, मतलब हम काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमको नहीं करना है अभी, बाद में करेंगे, देखेंगे, कब शुरुआत करें, कौन सी एज में शुरुआत करें, तो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज की जर्नी से शायद वो सारी जितने भी फाउंडर्स हैं, उनकी परेशानी मिट जाएगी आपसे इंस्पायर्ड होके मैम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है ये जो एंटरप्रेन्योर का जो एक कीड़ा रहता है वो मुझे लगता है पहले से रहता है हर किसी में। और जिसको कुछ करना रहता है वो कोई एज या कोई चीज़ को देखता नहीं है। तो जब मैं बात करती हूँ कि भई मैंने लाइक यू नो पीपल आस्क मी कि रियली अभी स्टार्ट करोगी, यू डोंट वांट टू सेटल डाउन, अभी रिलैक्स करो, बहुत कर लिया। तो मुझे लगता है मेरी वो थॉट प्रोसेस रही नहीं है ना, आई एम जेन्युइनली ऑनेस्टली टेलिंग कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि भई मुझे शांति से बैठना है या फिर अभी सेटल होना है, रिटायर होना है, मज़े करना है। क्योंकि मेरे लिए यही मज़े हैं, जब कुछ काम करो वही मज़े हो जाता है। Because after doing so much hard work for so many years and managing so many responsibility and helping other people to support their vision, I thought I have a lot of maturity and clarity, you know now कि अगर मैं कुछ डिसीजन लूँगी तो मैं सेंसिबली लेने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एकदम हैस्टी डिसीजन ले लूँगी और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। पर हाँ, ये तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, आज सक्सेस है, कल फेलियर है, पर उसी में मज़ा है। एक्चुअल में आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करोगे तो उसके लिए सक्सेस होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए काम करना इम्पोर्टेंट, कि बस आगे जाना है मुझे। मुझे आगे जाके कुछ नाम कमाना है, उसके लिए सक्सेस की डेफिनिशन ही अलग है। और काफ़ी टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा डिसीज़न है उसने एक्चुअली मेड मी वेरी लिबरेटिंग एंड एम्पावरिंग। मैं बहुत एम्पावर फ़ील करती हूँ कि अरे चलो मैंने अपना ड्रीम अभी लाइक यू नो जिया है नाउ। तो आई थिंक एज इज़ नॉट अ बार, पीपल डू गेट स्कैर्ड कि भी मेरे को 40 के बाद कि 50 के बाद मुझे कुछ करना नहीं है, अभी हम लोग सेटल होने का सोच रहे हैं, स्लो डाउन होने का सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दैट इज़ द टाइम एक्चुअली आपका जो मैच्योरिटी लेवल एकदम हाई रहता है। अगर उस टाइम पे आप कोई डिसीज़न लेते हो तो बहुत सेंसिबली डिसीज़न लेते हो। तो मुझे तो बहुत आई एम तो वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग मोर विथ मोर फोकस्ड लाइक यू नो नाउ। हर एंटरप्रेन्योर के लिए वो गाना सही है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। तो वो काम करता रहता है, करता रहता है। मैडम, मैच्योरिटी की बात कर रहे हो तो एक बार ना थोड़ा सी और क्लियरिटी से बात करते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है और कौन सी एज में आ जाती है? मतलब क्या डिसीजंस आप लेते हो, उसको आप बोलते हो कि ये मैच्योर डिसीजन लिया गया है? जब मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसके लिए कोई एज होती है। हो सकता है कि कोई एक बच्चा है जो बचपन में ही उसने बहुत सारी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली है, तो वो 15-16 साल में भी मैच्योर हो जाता है। और कोई ऐसा रहता है कि जो 50 साल तक मैच्योर नहीं होता है। तो मैच्योरिटी आई डोंट थिंक इट डिफाइन्स विथ योर एज, इट डिफाइन्स विथ योर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू आर टेकिंग ऑन योर शोल्डर्स। आप अपने शोल्डर्स पे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जितना उसको अपनी चैलेंजेस को आप हैंडल करते हो, मुझे लगता है इंसान मैच्योर तब होता है।
कोई ऐसा नहीं है कि भई मैं आज 40 इयर्स का हो गया, कि मैं 50 इयर्स का हो गया तो मैं अभी मैच्योर हो गया हूँ। आई डोंट थिंक दैट इज़ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तभी आती है जब आप कोई डिसीज़न लेते हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके उसको सॉल्व करते हो, तभी आप मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो डिसीज़न लिया है, उसको आपको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो मेरे लिए मैच्योरिटी तो मुझे लगता है कि एक 15 साल का लड़का भी ज़्यादा मैच्योर हो सकता है और 50 साल का मैच्योर नहीं भी हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि मैच्योरिटी तब आती है जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो, पर आपके लिए नहीं ले रहे होते हो। या तो आपके बीवी बच्चों के बारे में सोच रहे होते हो, या हस्बैंड के बारे में सोच रहे होते हो, या माँ बाप के बारे में सोच रहे होते हो। कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो बहुत तेज, जब आप एकदम जवान होते हो, बहुत ऐसे जोन में होते हो कि यार 100 या 80 या 100 क्या 200 की स्पीड पे चला लेंगे। बट जब आप अकेले जा रहे होते हो, तब जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और आप सोचते हो कि नहीं यार, घर पे कोई वेट कर रहा है, मेरे को थोड़ा तमीज़ से चलाना पड़ेगा, तब मैच्योरिटी आती है। इसको मैच्योर कह सकते हैं। नहीं, मुझे वो सिक्योरिटी लगता है रादर देन मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी कहाँ है? मैच्योरिटी तब है जब आप कोई नहीं है तब भी आप रूल्स को फ़ॉलो करते हो, तो वो मैच्योरिटी हुई। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ ये सोच रही हूँ कि भई मैं अगर गाड़ी फ़ास्ट चलाऊँगी तो मेरे घर पे मेरे हस्बैंड है या मेरा सन वेट कर रहा है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं गाड़ी फ़ास्ट चलाऊँगी तो रास्ते में दूसरे लोगों को भी मैं हर्ट करने वाली हूँ। उस टाइम पे कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं वो अपने डिसीज़न को मैं प्रॉपर्ली वो करती हूँ कि भाई नहीं, मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, मैच्योरिटी का मीनिंग है हम सबके बारे में सोचते हैं। तो मेरे लिए मैच्योरिटी वो है कि अगर मैं अकेली हूँ, तो भी मैं ये ध्यान रखूँगी कि भई दूसरों को भी मेरी वज़ह से नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर मेरे साथ पूरा एंटायर फैमिली है, तो भी मैं उसका ध्यान रखूँगी। तो इकोसिस्टम का भी ध्यान रख रही हूँ और खुद का भी ध्यान रख रही हूँ, तब मैच्योरिटी आती है। आई फील दैट आई डोंट नो हाउ राइट आई एम, बट मेरे लिए मेरे माइंड में वो है। अच्छा ममता जी बताइए कि थोड़ा बैक चलते हैं अपन पुरानी जर्नी में, मतलब कैसे आपने शुरुआत करी हो, यहाँ तक कैसे पहुँचे, बीच में क्या हर्डल्स थे? एक्चुअली आप देखो तो मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट किया हुआ है और मैंने स्टडी की है, एंड देन दैट टाइम आई वाज़ वर्किंग विद द कैडिला फार्मास्यूटिकल। उसके बाद शादी हो गई और आपको पता है जब शादी हो जाती है, आप यहाँ आते हो, काफ़ी काफ़ी माहौल चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है। शादी के बाद 3 साल के बाद आई फॉल इन लव विद समबडी एंड दैट इज़ माय किड। सो उसके साथ प्यार में पड़ने के बाद मैंने सोचा कि ही इज़ माय एंटायर वर्ल्ड एंड मुझे उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने जो मैं काम करती थी उसमें से मैंने रिज़ाइन कर दिया और फिर मैंने स्टार्ट किया समथिंग, मुझे लगा कि मुझे कुछ पार्ट टाइम करना है। तो मैं काम कर रही थी एज़ अ फिटनेस एंड वेलनेस कोच, एंड आई वर्क्ड विद ताज होटल्स फॉर 10 इयर्स एज़ अ वेलनेस कोच। 10 इयर्स? या 10 इयर्स, और वहाँ पे मैं, अगर आज भी आप देखोगे तो काफ़ी मेरे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे जहाँ पे मैं एस सर्टिफ़ाई हूँ, वहाँ पे मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हुए हैं उसके ऊपर। बट दैट वाज़ नॉट माय फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे कभी वो करना नहीं था, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वो मुझे उस टाइम पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देता था। आप कुछ काम, कुछ डिसीज़न इसलिए लेते हो क्योंकि आपको बैलेंस करना रहता है आपकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर। उसके बाद जब मैं थोड़ा-सा आगे गई, मुझे लगा कि मुझे ग्रूमिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ करने का है, तो मैंने ग्रूमिंग इंडस्ट्री में काफ़ी स्टाइलिंग, इमेज वो सब किया। आई वाज़ अ विज़िटिंग फैकल्टी इन ISDI, विज़िटिंग फैकल्टी इन मुंबई यूनिवर्सिटी, visiting faculty in the National Institute of Fashion Technology. Still, I am a visiting faculty in many fashion colleges where I go and teach as a styling, teach as a body language and everything. और उसी टाइम पे मैंने अपना एक सैलून भी लॉन्च किया जिसका नाम है ऑरेंज ट्री सैलून, जो आज भी ब्रिज कैंडी में चल रहा है लास्ट 18 इयर्स से, एंड दैट इज़ माय वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ, बिकॉज़ वो ऐसी जगह है जहाँ मैं आज भी जाके बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर आया टाइम जब मुझे लगा कि एक्चुअल मेरा जो ड्रीम था कि मुझे अपनी ब्रांड लॉन्च करनी है, अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने प्रॉपर्ली हैंडल कर ली और मैंने लगा अभी मैं अपने ब्रांड को लॉन्च करती हूँ, और मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च की उलमार मेहमान से। हाँ, इतना बड़ा-बड़ा मतलब आपने बोला ना डेस्टिनेशन बहुत बड़ा हो गया, मतलब 10 साल, 5 साल, 3 साल, इतने साल आपने काम किया। पर आज के टाइम पे जैसे मान लो सब अभी 2-3 साल में ही चाहिए, तो उसको कैसे देखते हो आप? आपको आप जैसे आपका भी सन है, राइट? वो भी आपको बोलते होंगे यार मम्मी आज ही चाहिए सब कुछ, आपको बस जल्दी करना है, करेक्ट? तो लॉन्ग रन गेम अच्छा होता है या शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है?
मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं ना, तो जैसे हम लॉन्ग टर्म में इवॉल्व होते हैं, आप बोलते हो कि इवॉल्व होते हैं कि भाई इतने टाइम में आप कितने इवॉल्व हुए, कि 5 साल में इवॉल्व हुए, आप 10 साल में इवॉल्व हुए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी रहती है, कोई भी काम करने की स्टोरी रहती है, वो उसका ना एक फ़ेज़ रहता है अभिषेक। जैसे स्टार्टिंग में आपको लगता है कि जैसे मैंने ब्रांड लॉन्च की तो मैं कैसे इवॉल्व हुई, आपको वही जानना है। तो उसका मतलब ये है कि मैं पहले सोचती थी कि ये बस सिनिकल सोचती थी मैं, कि भई सक्सेस का मतलब ये है कि बस सर्वाइव होना है और स्टेबिलिटी हो जाए, तो मैं सक्सेस हो गई हूँ। लेकिन जब आपका थोड़ा-सा काम चलने लगता है, तो आपका सक्सेस का डेफ़िनेशन ही चेंज हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरी प्रोडक्ट, मेरी ब्रांड का लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। आप समझ गए? तो वो सक्सेस के मायने जैसे-जैसे आप अपने काम में आगे बढ़ते जाते हो, मुझे लगता है वैसे-वैसे आपका सक्सेस इवॉल्व, क्या सीखा, वो सब का डेफ़िनेशन बढ़ता है। आगे के दरवाज़े खुलते जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे साथ यही हुआ कि मेरी जो इवॉल्व होने की जो ये जर्नी है, वो चेज़िंग गोल्स से लेके अभी बिल्डिंग लेगेसी पे आ गई है। पहले मुझे ऐसा था कि मेरा जो गोल है मुझे ये बनाना है, मैंने बना दिया। अभी मेरे को ये है कि मुझे अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है। तो अभी मैं जो इवॉल्व हुई हूँ, अभी ये जो 3-4 साल में आया है, तो वो मेरा ऐसे एक फॉल आया है कि चेज़िंग गोल्स टू बिल्डिंग लेगेसी। राइट, सो इमेज कंसल्टेंट, राइट, क्या होते हैं और मतलब कैसे वर्क करता है, इसके किसी की ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट करेगा? इमेज कंसल्टेंट कैसे काम करता है? जो इमेज कंसल्टेंट का मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि वो एक मेंटर है आपका। अगर आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है, आपको लगता है कि आपको देख के 2 लोगों को लगता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपका कपड़े पहनने की स्टाइल अच्छी है, आपको लगता है कि आप ऐसे कलर चूज़ करते हो जो एक पर्सनैलिटी बनाता है, एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट करता है किसी पे, तो आप इमेज कंसल्टेंट बन सकते हो। आप सामने वाले को सिखा सकते हो कि कैसे माहौल में आपको कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, कैसे माहौल में आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे माहौल में आपको कौन से कपड़े का कलर चूज़ करना है। बिकॉज़ वो एक्चुअल में एक साइकोलॉजी कांसेप्ट है जो रिसर्च हुआ है, जिसको बोलते हैं कि वो एक एनक्लोथ कॉग्निशन करके कांसेप्ट है। वो ऐसा मानते हैं कि आपका जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, आपका जो कलर चूज़ करने का तरीका है, वो दूसरों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है। पीपल परसीव यू फ्रॉम दैट। अगर जैसे आप किसी को मिलते हो, क्या होता है, आप देखते ही बताते हो कि अच्छा सर, ही देख के पता चलता है ये ऑर्गेनाइज्ड है, कि ये पर्सन डिसिप्लिन है, कि जो खुद का ख्याल इतना रख सकता है वो मेरा भी ख्याल रखेगा, ना पता चल जाता है वैसे। और मेरा थोड़ा-सा आफ्टर टीचिंग सो मैनी स्टूडेंट्स, बिकॉज़ मैंने मोर देन 600 स्टाइलिस्ट को ट्रेन किया हुआ है, तो मुझे पता है कि मेरे लिए पर्सीव का मतलब बहुत अलग है। मुझे लगता है पर्सीव का मतलब होता है या तो लोग आपको आउटर लेयर से पर्सीव करते हैं, या तो आपसे कनेक्ट होके पर्सीव करते हैं। या तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी को मिले, आपने देखा, उसने कपड़े अच्छे पहने, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लग गया, आपने उसको पर्सीव कर लिया पॉजिटिवली। बट ज़रूरी नहीं है जब आप उससे बात करो, हो सकता है आपका उसके साथ कनेक्शन ही ना हो। आपको लगता है कि मेरे को इसके साथ जमेगा ही नहीं। हालाँकि जब आप दूसरे किसी के साथ मिलते हो जिनके कपड़े भी ठीक नहीं पहने, ऐसे ही आ गया है, कैज़ुअल है, फिर भी आप उनके साथ बैठे हो, दोस्ती हो गई, आपका कनेक्शन हो गया, काम भी हो गया साथ में। तो मुझे लगता है हम किसी को जब पर्सीव करते हैं तो 2 तरीके से पर्सीव करते हैं, या तो उनको उनकी वो बुक का कवर देख के हम पर्सीव करते हैं, या तो हम फिर बुक रीड करके पर्सीव करते हैं। तो इमेज कंसल्टेंसी उसी के बेस के ऊपर है, वो आपको सिखाती है कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। और जब आप अच्छी तरह अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, तो आप खुद इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। तो ये पूरी इमेज कंसल्टेंसी स्टोरी है कि अच्छे रहो, अपना ख़्याल रखो, सेल्फ केयर करो, और वो करने से आप बनोगे ज़्यादा कॉन्फिडेंट। अच्छा ममता मैम, एक बात बताइए, आप फाउंडर्स जिम में आए हैं, ठीक है? हर फाउंडर अच्छा दिखना चाहता है, ऑफिस में जाए जब बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने, तो कुछ ऐसे 4-5 कलर कॉम्बिनेशन बताइए जो बहुत रिच कलर कॉम्बिनेशंस हो और वो जब ऑफिस में पहन के जाए तो एक अट्रैक्टिव लुक आए।
अच्छा, तो पहले तो मैं ये हम लोग जब भी किसी को गाइड करते हैं, ऐसे रैंडमली गाइड करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता दूँगी, क्योंकि जब भी इमेज कंसल्टेंट वर्क करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कलर एनालिसिस सेशन होता है, जो 2-3 दिन का रहता है, 1 दिन का नहीं रहता है कि कौन से कपड़े पहनना चाहिए, कौन से नहीं पहनना चाहिए। और जैसे आप काफ़ी शोज़ वगैरह भी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति है या कोई भी, उन सब में भी एक इमेज कंसल्टेंट काम करता है कि सामने वाले का किस तरह से अटेंशन लेना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि जब भी कोई फाउंडर अगर कोई जगह पे जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, तो वो उनका एक ग्रे और एक पैलेट रहता है, जो कॉर्पोरेट पैलेट रहता है, वो कॉर्पोरेट पैलेट में से उसको सिलेक्ट करके उसको उस तरह से कपड़े देने में आते हैं। और दूसरा ये है कि उस टाइम पे एक फोकल पॉइंट क्रिएट करने में आता है। जैसे आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं और कुछ ब्रॉच लगा देते हैं, या कुछ अलग कलर का एकदम से टाई पहन लेते हैं, या कुछ करते क्रेवेट पहन लेते हैं। वो सब फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए होता है। फोकल पॉइंट इसलिए क्रिएट नहीं करते हैं कि भई चलो मज़ा आया तो पहन लिया। वो एक इंसान को अट्रैक्ट करने का, वो जैसे देखो आप, तो उसको जो आपसे बात कर रहा है उसका अटेंशन आपके तरफ रखने के लिए एक फोकल पॉइंट क्रिएट करने में आता है। तो जब एक इमेज कंसल्टेंट काम करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, सिर्फ़ आपके लिए वो कपड़े बाय नहीं करता है। वो आपको ये भी बताता है कि आपने अगर ये फ़ोकल पॉइंट क्रिएट किया है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कौन-सा होना चाहिए। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आपका ये कुछ कपड़े, कॉर्पोरेट कपड़े पहनने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आपको अथॉरिटी टिव दिखना है, या आपको अप्रोचेबल दिखना है, आपको यिन दिखना है, या आपको यांग दिखने का है। तो ये सब बातें बहुत वो होती हैं, मैं जनरल किसी को बता नहीं सकती हूँ कि भई आप ये कपड़े पहनो, क्योंकि वो बहुत इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है। बट येस, ऑफ कोर्स, अगर कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट का एक पैलेट रहता है जो ब्लूइश से लेके ग्रे पे जाता है, वो कलर का अगर कपड़े पहनते हैं, तो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल लगता है। मेरा एक हस्बैंड जैसे एक मैन है, ठीक है? तो या तो बिज़नेस करेगा या जॉब करेगा। तो उसके 2 ही रोल होते हैं। मतलब या तो वो पापा है या या फिर पैसे कमाने वाले पापा है। अच्छा। बट एक वुमन होती है उनके ऊपर, एक मम्मी भी है, हाउसवाइफ़ भी है, पत्नी भी है, फिर वो बिज़नेस भी कर रही है, तो बहुत सारे रोल निभाती है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे होता है पूरे दिन भर में? हाँ, ये एक्चुअल में डिस्कशन करने वाला पॉइंट है, क्योंकि अ, हर मदर या कोई भी मम्मी है जो भी काम कर रही है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आप एक माँ हैं ना, तो आपका एक इमोशनल थ्रेड है ना, वो हमेशा एक्टिव रहता है। एक इमोशनल थ्रेड रहता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। इसमें ऐसा हो जाता है कि कोई ज़्यादा इमोशनल रहता है तो उसका थ्रेड ज़्यादा रहता है, और कोई कम इमोशनल रहता है तो उसका थ्रेड पतला रहता है, लेकिन थ्रेड रहता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा कहीं पे भी जाते हो, कोई भी डिसीज़न लेना हो, तो एम्पैथी बीच में आ जाती है। लॉजिक बाजू में रह जाता है। तो अगर मैं अपने आप को देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ बिज़नेस वुमन, बीइंग अ फाउंडर, इट्स अ कांस्टेंट बैलेंसिंग है कि आपको इतना बैलेंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस करना नहीं चाहते हो और आपको बैलेंस करना पड़ता है, पर आपको अच्छा भी लगता है कि आप चाहते हो कि किसी को बुरा ना लगे और मैं अच्छे से काम करूँ। हर मदर का यही रहता है कि मैं सबके लिए एक रहूँ। सो इवन फॉर मी ऑल्सो ये सब रोल्स हैं। आई नेवर एम टू बी लाइक फॉर कि मैं आज सबके साथ परफेक्शनिस्ट बन के रहूँगी एवरीडे, लेकिन मैं रहूँगी। सो आई एम टू बी देयर। आई डोंट नो मैं 100% रहूँगी कि नहीं। तो मैं वो करती हूँ कि मैं रहती हूँ वहाँ पे, और बहुत डिफ़िकल्ट है एक मदर के लिए, क्योंकि ये हो जाता है मदर के लिए, अब किड्स फैमिली इज़ लाइक एकदम से इमोशनली उनके साथ बहुत अटैच रहते हैं। तो बैलेंस करना है डिफ़िकल्ट, बट अगर आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करो, ऑर्गेनाइज़ करो, हार्मनी क्रिएट करो, तो डेफ़िनिटली आप बैलेंस कर सकते हो उसको। मैम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि जैसे मतलब आपने बोला कि आपका सन आपके लिए पूरी दुनिया हो गया। तो हर माँ के लिए अपना बच्चा पूरी दुनिया हो जाता है और वो सब काम छोड़ देती है। फिर मतलब लाइफ में जैसे कुछ करने की इच्छा भी होती है तो भी नहीं करती है। तो क्या एक बच्चे को अपनी पूरी दुनिया बना लेना वाक़ई में एक सही सलाह है या फिर कुछ काम करते भी रहना चाहिए लाइफ में? नहीं, काम तो करते रहना चाहिए, लेकिन मैं अगर मुझे पूछोगे तो मैं तो करूँगी सैक्रिफाइस फॉर माय सन, बिकॉज़ उसको दुनिया में मैं लाई हूँ, एंड इफ ही नीड्स मी फॉर अ सर्टेन एज, देन आई हैव टू बी देयर।
ऐसा नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आपको वो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपरली थोड़ा-सा यूज़ करना पड़ता है, कि आप ऐसा भी ना करो कि आप अपने आप को नेग्लेक्ट करो और आप अपने फैमिली को भी नेग्लेक्ट करो, तो आपको बैलेंस करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर सर्टेन एज तक अगर आप अपने बच्चे के साथ रहो, आप अपने बच्चे को टाइम दो, तो उसके बाद वो अपने आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि फिर आप अपनी तरफ ध्यान दे सकते हो। हर माँ को काम करना चाहिए, लेकिन उसको टाइम मैनेजमेंट भी करना चाहिए बस। कि मैंने सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और पैसा कमाने की दौड़ में ये चीज़ें बच्चों को पीछे छोड़ के सिर्फ काम पे ध्यान दिया जा रहा है कि भी यार, क्योंकि अपन कितने सीसीटीवी फुटेजेस में देखते हैं कि आपने बच्चे को कहीं पे रखा, वहाँ पे जो नैनी होती है वो उन बच्चों को मार रही है, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो आज के टाइम पे, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। क्योंकि ऐसा हो गया है ना अभिषेक के अभी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो, जब मैं कॉलेज में थी, वो से लॉन्ग बैक स्टोरी, तब इतनी लग्जरी नहीं थी। लग्जरी वो थी कि दिवाली में जाना है और पापा के साथ जाके कपड़े खरीदना है, तो वो हो गया लग्जरी। जैसे माय फादर वाज़ इन अ बैंक, तो हम लोगों का ऐसा रहता है कि जब बोनस आएगा तो दिवाली में शॉपिंग के लिए जाएँगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें वन क्लिक पे अवेलेबल है। जब चीज़ें वन क्लिक पे अवेलेबल रहती है तो एक्सपेंस भी वन क्लिक पे ही होता है, या तो इस सब चीज़ों में जब बैलेंस करने जाते हैं तो कितना भी पैसा कमाता है आदमी, आदमी को कम ही लगता है कि नहीं भी कम है, और एक्सपेंसिव हो गया है लाइफ़स्टाइल, और उसके लिए हस्बैंड और वाइफ़ दोनों को काम करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हस्बैंड काम करे और वाइफ़ ना करे, दोनों में से एक भी कर सकता है कि वाइफ़ काम करे और हस्बैंड बच्चे को देखे, तो वो दोनों के बीच में दे हैव टू हैव दैट मैच्योरिटी लेवल, लाइक यू नो, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप नैनी रखें, आप कोई भी मेड रखें अपने बच्चों के लिए, बट कंटिन्यूअसली आप भी उनके साथ रहने का थोड़ा-सा टाइम निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि इसको आवाज़ उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ट्रॉमा में बड़े हो रहे हैं अभी आजकल। यस, डिप्रेशंस में जा रहे हैं। और पैसे की बात करी तो मैडम, पहले जब पैसे हाथ से जाते थे तो दुखता था, पता चलता था कि 100 का नोट गया, 50 का नोट गया, पर आजकल पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है एबंडेंस है, बहुत सारा पैसा आ रहा है जा रहा है। और डिजिटली हो गया है तो पेमेंट देना भी बहुत ईज़ी हो गया है, तो मैं बताया ना आपको कि एवरीथिंग इज़ इन वन क्लिक, तो आपको लगता है अरे मुझे ये अच्छा लगता है ले लो, तो इंसान सोचना थोड़ा-सा स्पेंड करने के टाइम सोचना इंसान ने थोड़ा कम कर दिया है। करेक्ट। अच्छा मैडम, आपने सक्सेसफुली बिजनेस रन किया है, तो बताओ एक बिजनेस वुमन अगर बनना है किसी को सक्सेसफुल, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले तो सक्सेसफुल का डेफिनेशन आप ही को मुझे बताना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता है सक्सेसफुल क्या है। अच्छा, आज की दुनिया में एक जनरल पे बात करें, सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये होती है कि कोई एक बिजनेस रन कर रहा है, उसका बिजनेस, जैसे एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मेरा बिजनेस 10 15 20 साल तो एटलीस्ट चले, पर मैंने एक बुक लिखी और कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बंद हो जाएगी, बट एक लंबे टाइम के लिए एक बिजनेस चलाना इट सक्सेस, कि भैया कि मैंने हाँ अच्छा चलाया, चाहे वो 10 एम्प्लॉय के साथ हो, चाहे 50 एम्प्लॉय के साथ हो, चाहे 5,000 एम्प्लॉय के साथ हो, तो दैट इज ए सक्सेस, एक जनरल फॉर्म में ले तो आप बताओ कि लंबे टाइम तक बिजनेस चलाया कैसे जाए? बिज़नेस मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक तो टीम अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बट सबसे पहले जब भी आप कोई बिज़नेस के लिए प्लान करते हो, आप ये देखो कि उसका मार्केट रिसर्च करो आप कि वो कैसे चल रहा है। पहले ये कि आपको उस चीज़ का नॉलेज डबल होना चाहिए। जब मैं आपसे कुछ बात करती हूँ मेरी प्रोडक्ट के बारे में, मुझे अपनी प्रोडक्ट के बारे में 200 गुना नॉलेज होना चाहिए। मैंने जब सोचा था, जब मैंने अपना सैलून ओपन किया था, तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी ब्रांड बनाऊँगी। और वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया है, 10 साल उसके बाद मैंने अपनी ब्रांड को लॉन्च किया है। तो आज अगर कोई भी मुझे ग्रूमिंग के बारे में बोलता है, मेरी एक भी प्रोडक्ट कि आपकी क्रीम में क्या है, आपकी क्रीम कैसे काम करती है, मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। तो एक डीप नॉलेज होने के बाद अगर आप कोई बिज़नेस डालते हो तो आप डेफ़िनिटली सक्सेस होते हो। हम काफ़ी शोज़ आते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, जो टीवी पे दिखाते हैं जिसमें ऐसा होता है कि भई आप कोई भी बन सकता है, आपका कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक्चुअल में बहुत डेडिकेशन चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि आप कुछ भी सोचा, किसी ने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा अप्रोच जब रहता है तो बहुत कन्वोल्यूटेड सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन आप सोच भी लेते हो, लेकिन आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको समझना है कि मेरा आइडिया है वो नहीं चलेगा। वो आइडिया तभी चलेगा जब मैंने उसको राइट तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया है। एब्सोल्युटली। आपके कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी है आपके पास? हाँ, हमारी ओलामार की ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही है। सारे? हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट है जैसे? हमारे ओलामार में जैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट है, केराटिन ट्रीटमेंट है,
हेयर थेरेपी है, काफ़ी स्किन है, लाइक विटामिन क्लींजर्स है, विटामिन सी है, हेयर सीरम्स है, मोर देन 25 प्रोडक्ट्स वी हैव ऑन आवर वेबसाइट नाउ। हमने ये प्रोडक्ट को एक ही बार में लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि हमें फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करना है। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि किसी और कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है तो आप भी बना लो। एक्चुअली वो ऐसा होता है क्योंकि आप जब यंग होते हैं तो आपको R&D करने का टाइम है। या सो जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे पता है कि मुझे कौन-कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मुझे कौन-कौन सी प्रोडक्ट का नॉलेज है, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट चलेगी। करेक्ट। तो मैं ये जो 10% लग्ज़री वाले को नहीं सोच रही हूँ, मैं उनको सोच रही हूँ जो 3 टियर 2 टियर सिटी में है, जिनको अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं, मैं उनको माइंड में लेके पूरा प्रोडक्ट बना रही हूँ। ओके। या तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन-सा आपने कौन-सा बनाया? मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है विटामिन सी एंड विटामिन सी सीरम एंड मैक्रोडर्मिया हेयर सीरम, जो इसमें हम लोगों ने बनाया। जब भी आप हेयर सीरम लगाते हो तो क्या हो जाता है कि बाल बहुत स्टिकी हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि सैलून में जब लड़कियाँ आती है, मेरा जो सैलून है वो ब्रीच कैंडी में मुंबई में है, दिस वन ऑफ द पॉश एरिया। वहाँ पे जब लोग आते हैं तो जब यंग लड़की आती है तो उनको लगता है नहीं, नहीं आप मेरे बाल में मत लगाओ, मेरे बाल स्प्लैट हो जाएँगे या स्टिकी हो जाएँगे। तो मैंने सोचा हमें उसका कुछ वो निकालना चाहिए, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि भई सीरम लगाने के बाल फ्लैट हो जाते हैं, तो अपने को बाल को फ्लैट नहीं करना है। तो हमने उस तरह से बनवाया उसको कि आफ्टर 15 मिनट्स जब प्रॉपर सीरम एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो इवोपरेट हो जाता है। तो आपके बाल का जो बाउंस रहता है, हेयर का बाउंस, वो वैसे ही रहता है। तो इस तरह आई थिंक दैट इज़ माय मेन ऑनगोइंग प्रोडक्ट इज़ मैक्रोडर्मिया विटामिन ई सीरम फॉर द हेयर। बट आपको क्यों लगता है जैसे कुछ जैसे बिग कंपनीज़ के बारे में अगर कंपैरिज़न कर लें, तो जो बिग कंपनीज़ ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाई और आपने क्यों बना लिया? मैं ऐसा बोल ही नहीं रही कि वो नहीं बना पा रही है। वो बना रही है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ऐसा तो होता बट नहीं है। डिफरेंशिएट जैसे मान लो कोई कस्टमर आता है आपके पास, तो वो क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा? मतलब उसको अपन क्या बताएँगे? यस, तो मैंने ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें मैंने मैक्रोडर्मिया डाला। जनरली आप जब भी विटामिन ई सीरम हेयर सीरम की रेगुलर बेस में यूज़ करने की बात करोगे तो उसमें लोग ज़्यादातर विटामिन ई सीरम या आर्गन ऑयल आपको दिखाएगा। हमने मैक्रोडर्मिया यूज़ किया है क्योंकि वो बाल को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। और ये जो हेयर में से एक्स्ट्रा सीरम इवोपरेट हो जाता है, वो बहुत कम लोग बनाते हैं। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को प्रॉब्लम है। मैं खुद बाल में सीरम नहीं लगाती थी कि भई चलो ब्लो ड्राई किया है उसके बाद मेरे बाल फ्लैट हो जाएँगे। तो वो प्रॉब्लम को मैं आगे लेके जा रही हूँ। तो एक बात बताइए मैडम, हेयर सीरम मैंने एक डॉक्टर के साथ मैं आपको उसका एक जवाब दूँगा, जब आप मेरे को जवाब देंगे। हेयर सीरम वर्सेस कोकोनट हेयर ऑयल, इन दोनों में बेस्ट क्या है और क्यों लगाना चाहिए? आपने तो ऐसे बोल दिया आयुर्वेदिक और एलोपैथी और होम्योपैथी में फ़र्क क्या ऐसा हो गया। तो ये तो थोड़ा-सा है, कोकोनट से हम क कोई चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ इट्स नेचुरल थिंग है। लेकिन कोकोनट का ये हो जाता है जब आप बाल में लगाते हो, उसको निकालने के लिए आपको हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है बिकॉज़ इट्स वेरी स्टिकी। या तो क्या हो जाता है जब आप उसके लिए अगर आप शैम्पू ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप नेचुरल आपका जो बाल का ऑयल रहता है उसको भी आप स्ट्रिप कर लेते हो, तो वो नेचुरल ऑयल आपका स्ट्रिप हो जाता है। तो आप कोकोनट ऑयल को मैं ये नहीं बोलती हूँ, काफ़ी प्रोडक्ट्स रहती है जिसके अंदर हम लोग कोकोनट ऑयल डालते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर कोकोनट ऑयल लगाओगे तो फिर उसको निकालने के लिए आप जो डिटर्जेंट या जो शैम्पू यूज़ करते हो, इवन एसएलएस शैम्पू यूज़ करते हो, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो फिर क्या बोलते हैं पूरा ऑयल निकालता नहीं है। तो तब आपका नेचुरल जो ऑयल रहता है वो स्ट्रिप हो जाता है, बाल ऑल ड्राई हो जाते हैं। तो आपने तो सही जवाब दे दिया, मेरे को लगा आप अलग जवाब दोगे। अच्छा, चलो ठीक है। बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा, आपने तो मेरा एग्ज़ाम ले लिया, नहीं तो पास हो मेरे गई को कि नहीं बस मैं? आता नहीं, मतलब मेरा मेरा पूछने का मैं इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि ताकि पता पड़े कि फाउंडर ने क्या जर्नी जी क्या है। ये फाउंडर्स जी में लोगों को लाने का मकसद ही यही है कि आप प्रोडक्ट के पीछे कौन है, क्या मानसिकता रखते हैं, मतलब कहाँ से आए हैं वो? मैं आपको ये बताती हूँ, ये मेरी फाउंडर की बात नहीं है, एक मैं बताती हूँ, ये जो मैंने आंसर दिया है वो अगर कोई भी इंसान ने थोड़ा भी रिसर्च किया है, थोड़ा भी पढ़ाई की हुई है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसको ये पता होगा। एब्सोल्यूट राइट मैम। तो सारे व्यूअर्स जितने भी लोग देख रहे हैं वो समझ जाएँगे, भई कि प्रोडक्ट में कितना दम है। यस, प्रोडक्ट में दम तो है। अच्छा मैडम, इतना मतलब लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है आपको? आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में? एंटरप्रेन्योर जर्नी में आई थिंक जब हम सपोर्ट की बात सुने तो ऑफ कोर्स माय स्पाउस हू इज़ ऑलवेज बीन देयर बिकॉज़ वो सबसे बड़ा सपोर्ट क्या होता है अभिषेक? सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है फ्रीडम। अगर आप किसी को बोल दो कि आप ये करो, तो हाँ कर लो, तो आपको वो फ्रीडम हो गया। मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट
क्योंकि इंडिया में काफ़ी जो वुमेन्स रहती हैं उनको घर से फ्रीडम नहीं होती है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसको लर्न करना है, मुझे एक मेंटर रखना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे वो फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं वो कर सकूँ। नहीं तो जनरली क्या हो जाता है, वो फ्रीडम अगर नहीं होती है ना तो आप ग्रो नहीं करते हो। तो आई एम टेलिंग यू आई गॉट वेरी गुड फ्रीडम फ्रॉम माय फैमिली एंड आई डेफिनिटली माय स्पाउस ही हैड ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव कि आपको ये करना है तो आप हाँ करो, कर लो, ट्राई करो। ही इज़ ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं चलेगा। वो बोलेगा ट्राई करके देखो, ये तो ऐसा है कि जब तक डुबकी नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योर जर्नी वैसी ही है कि मैं ऐसा नहीं किसी को बोल सकती हूँ कि भई आप थियोरेटिकल पढ़ो और आप एंटरप्रेन्योर बन गए। आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योर की जर्नी लोनली होती है, क्या आपकी लोनली जर्नी रही? खुद से बात करते थे आप? अभी भी है, लोनली जर्नी रहती है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको खुद को अपने शोल्डर पे लेके जानी पड़ती है। और ये बात मैं बहुत समझ गई हूँ अभी, पहले स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, सबको बताऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें रहती है जैसे आपके पास जैसे आपको जब आप स्टार्ट करते हो बिज़नेस तो फाइनेंशियल क्रंचेस रहते हैं। आपको रहता है कि भई कोई चीज़ है जो नहीं काम कर रही है, उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कुछ फीडबैक ऐसा है जिसको आपको लगता है कि हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये छोटी-छोटी चीज़ आप अकेले ही सहन करते हो। कितनी भी अच्छी टीम हो, टीम घर पे चली जाती है, लेकिन आप सोते नहीं हो। आप 24/7 सोचते रहते हो कि मैं कल सुबह जाके टीम को क्या बोलूँगा और इसका सॉल्यूशन कैसे लाऊँगा? तो लोनली है बट आई थिंक मैं लोनली इसलिए नहीं हूँ कि मैं वीक हूँ और समथिंग, मैं लोनली इसलिए हूँ क्योंकि मैं लीड कर रही हूँ। जब तुम लाइफ में कोई चीज़ लीड करते हो तो तुम लोनली ही रहते हो। तुम सबसे पहले आगे रहते हो, पीछे लोग आते हैं। तो जो लोग लीड करते हैं मुझे लगता है दे आर ऑलवेज़ लोनली बट आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है लीड करना, तो दिस लोनली इज़ नॉट लोनली फॉर मी। अच्छा, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैम? लीडरशिप की क्वालिटी अभी पहले मैं सोचूं कि मेरे में है वो कि नहीं। लीडरशिप की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि पहले तो जब आप सक्सेस होते हो ना तो आप साइड पे हो जाते हो। जैसे टीम में कोई अच्छा काम किया है, अगर टीम कुछ एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रही है, आप साइड पे होके आप उनको आगे करते हो। आप उनको अप्रिशिएट करते हो जो आपके आपके साथ में भी उतना ही काम कर रहे हैं। जैसे मैंने 100 काम किया है, अगर किसी ने 10 काम किया है मेरी टीम में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं सबके सामने उसको अप्रिशिएट करूँ, उसको आगे लाऊँ। तो लीडरशिप का काम ये रहता है कि जब कोई चैलेंजेज़ आती है तो आगे आ जाता है, लेकिन कोई अगर अच्छा रिवॉर्ड आता है तो पीछे चला जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी। और यही होनी चाहिए। या ये मैं ट्राई करती हूँ कि वही है। और वैसे भी थोड़ा-सा अगेन मैंने बोला ना जो मदर्स रहती है वो एम्पैथी का जो चीज़ रहता है ना, तो आप अगर एंटरप्रेन्योर भी हो तो वो आपका इमोशनल थ्रेड एक्टिव है, तो वो आपके टीम के साथ भी आपको ऐसा आता है। कुछ गलती हो जाती है तो आप वो एंगल से भी सोचते हो कि अरे इसने ट्राई किया होगा लेकिन नहीं हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो आप एकदम हार्श नहीं हो जाते हो, आप थोड़ा-सा रिलैक्स होके सोचते हो। अच्छा, आप क्या बिलीव करते हो? कॉम्पिटिशन में बिलीव करते हो? जैसे मान लो आप हेयर सीरम मार्केट में ऑलरेडी 100 लोग बना रहे होंगे। कॉम्पिटिशन में बिलीव करते हो या खुद की ओन आइडेंटिटी बनाने में बिलीव रखते हो? खुद की आइडेंटिटी मीन्स ब्रांड की आइडेंटिटी। मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन तो अगर आइडेंटिटी बनानी है तो भी कंपटीशन तो है ही, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी कि तुम किसी से अलग हो। एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि अ, जब आप अपनी क्वालिटी मैंने ऐसा देखा है क्योंकि मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी आपका कंज़्यूमर है, बराबर? कोई भी कंज़्यूमर है अगर आपने उसको वो कोई भी प्रोडक्ट लेता है उसका आपका किसी और प्रोडक्ट का बॉक्स अच्छा है, किसी और प्रोडक्ट का बॉटल अच्छा है, किसी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो घूम फिर के आता है जहाँ पे क्वालिटी होती है। आज उसने ये लिया, अरे ये नहीं वो अच्छा था, ये लिया कर करके वो वापस वो क्वालिटी वाली जगह पे वापस आता ही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है, आपके काम में कंसिस्टेंसी है, आपको आपको आपके लिए कंज़्यूमर की फीलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने आप अपनी आइडेंटिटी बना देते हो कितने भी कॉम्पिटिटर हो। तो कॉम्पिटिशन से तो डर है नहीं, बस अभी बस तो कॉम्पिटिशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये जो आइडेंटिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि कोई ऐसा बोले कि यार ओलामार वाले के पास विटामिन सी सीरम है, वो अगर कल वाला शैम्पू निकालेगा तो मैं ओलामार का ही लूँगा, तो मुझे वो चाहिए।
कि लोग दूसरी ब्रांड का कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बोले कि जब भी ओलामार का आएगा तो हम ओलामार का बाय करेंगे। राइट, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है सस्टेनेबिलिटी की। जैसे आपने बोला ना कि कस्टमर यहाँ आया घूमता है, तो मान लो मैंने एक हेयर सीरम लिया आपसे, एक एग्जांपल शेयर कर रहा है जस्ट यहाँ पे कि आपका सीरम बहुत बढ़िया है, मैंने यूज़ किया, मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को लगा यार थोड़ा पैसे ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है, तो थोड़ा घूम के आता हूँ मार के। तो पहले साल किसी और के गया, दूसरे साल किसी और के गया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर में जाता जाता गया। पहले साल की बात मत करो, महीने महीने की बात कर, महीने की बात करो, दिन की बात करो कि आज ये लिया, कल वो लिया तो है। अपन ऐसे बात करते कस्टमर घूमते घूमते आता है। और अगर आप तब तक ब्रांड अपना सस्टेनेबल है कि यार हम यहाँ तक सस्टेन कर पा रहे हैं, तो कस्टमर घूम के वापिस आ जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है मार्केट में, बट वो सस्टेन नहीं करा पाते अपने आप को मार्केट के अंदर, तो फिर वो कस्टमर को मिलता ही नहीं वो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबिलिटी की, लॉन्ग टर्म की, कि भैया कि हम कितना सस्टेन कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि इसलिए काफ़ी टाइम आप देखोगे कि लोग बहुत क्विकली प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट को एक ब्रीदिंग टाइम चाहिए। जब आपने मार्केट में डाला, इंडिया बहुत बड़ी लाइक कंट्री है। अगर मुझे लगा कि मेरा महाराष्ट्र में थोड़ा-सा कम रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगी, वहाँ नहीं हो रहा है तो उधर ट्राई। अगर मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, तो थोड़े टाइम के बाद वो महाराष्ट्र में भी चलेगा, या तो सस्टेनेबिलिटी की बात मैं करूँगी, तो मैं ये सोचूँगी कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है और आपने प्लानिंग किया हुआ है कि भई मुझे 3 इयर्स या 4 इयर्स तक मैं ये प्रोडक्ट को मैं कैसे भी करके चलाऊँगी, तो डेफ़िनिटली आपको रिस्पॉन्स मिलता है। सस्टेन मुझे लगता है कि वो सब सोच के ही एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। अगर उसने ऐसे ही रैंडमली मार्केट में डाल दिया है, तो फिर ऐसा होता है कि भई 2-3 बैच बने और फिर प्रोडक्ट बंद हो गया। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में होता है काफ़ी टाइम। जब प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात करो तो अ अ, ये कोरिया है या चाइना है, काफ़ी लोग वहाँ से मँगवाते हैं और फिर यहाँ पे लॉन्च करते हैं। क्या हो जाता है कि 3-4 साल तक प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलती है, सैलून में मिलती है। फिर जब उनको चाहिए तब क्या हो जाता है कि कुछ इम्पोर्ट का प्रॉब्लम हो गया, कुछ लाइक ऐसा हो गया कि कोई क्योंकि जब आप इम्पोर्ट करते हो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ओके? जब आप इंडिया में बनाते हो तो आप छोटी क्वांटिटी में भी बना सकते हो। तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट एकदम से डिसअपीयर हो जाती है हमारी। कितनी भी प्रोडक्ट है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द प्रोटीन, जब स्टार्टिंग में प्रोटीन ट्रीटमेंट लॉन्च हुआ था, दिस इज़ टॉक अबाउट 8-7 इयर्स बैक, तो काफ़ी ब्राज़ील से आ रही थी, चाइना से आ रही थी, वो प्रोडक्ट अभी दिख ही नहीं रही है मार्केट में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम इंडिया की ही प्रोडक्ट यूज़ करें, तो इंडिया की प्रोडक्ट कहीं जाने वाली नहीं है। तो हमारी इंडिया मेड प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे बेचते हैं। मेड इन इंडिया, तो सारे फाउंडर्स को यही मैसेज जाना चाहिए, वे इंडिया में प्रोडक्ट बनाओ, मेक इन इंडिया करो, बाहर का प्रोडक्ट लाना बंद करो और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। आपने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी होगी सैलून इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास आते होंगे, फिर वो डिसकंटिन्यूड हो जाते होंगे। और मुझे ऐसा है कि मेरे खुद का सैलून है, तो मुझे पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे ऐसा हो जाता है कि एक प्रोडक्ट है जो हमारे सैलून में 10 साल पहले आती थी। अभी क्लाइंट आता है तो वो माँगता है। अभी वो बोलता है कि वो वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं है? तब हमें उन्हें बताना पड़ता है कि भई ये यहाँ का नहीं था, ये इम्पोर्टेड था, अभी इम्पोर्ट होना बंद हो गया है, उसकी उसकी जगह आपको ये देते हैं। तो प्रॉब्लम होता है क्योंकि क्लाइंट को एक चीज़ की आदत हो गई है, बाद में वो मिलता नहीं है, इसलिए वही यूज़ करना चाहिए जो इंडिया में मिल रहा है, हम इंडिया में उसको बनाते हैं। तो मेड इन इंडिया है ओलामार, सो हम उसी को प्रमोट करते हैं। मैं भी यही प्रमोट कर रहा हूँ कि मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ बने, ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है इंडिया एक्सपोर्ट में ज़्यादा करें हम लोग। यस, इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, बहुत सारे अच्छे फॉर्मुलेशन वाले हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा-सा हम अपने आप को और पुश करेंगे तो हम नंबर 1 बन जाएँगे, हमें ना कोरिया जाना पड़ेगा, ना चाइना जाना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम यहीं से बिज़नेस करेंगे। अच्छा ममता जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे व्यूअर्स के लिए द फाउंडर्स ड्रीम, हमारे व्यूअर्स के लिए जो एस्पायरिंग फाउंडर्स है, क्या करना चाहिए उनको लाइफ में कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाए, अच्छी कंपनी बना पाए? मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत सारे फाउंडर्स हैं, मैं अभी मैंने अभी स्टेप इन किया हुआ है, तो ऐसा है नहीं कि मैं किसी को एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन मैं जो सोचती हूँ वही मैं आपके सामने पुट अप कर सकती हूँ कि अ, जब भी कुछ काम करो रिसर्च करके करो। रैंडमली किसी ने किया है तो मुझे करना है, वो एटीट्यूड रख के हमें कुछ करना नहीं चाहिए। और सक्सेस और फेलियर बाजू में, अगर कुछ चीज़ नहीं चल रही है तो इट्स ओके, नहीं चल रही है तो उसको बंद करके तुम दूसरा कर सकते हो। अगर नहीं कुछ चीज़ चल रही है उसको स्टॉप करो, नया कुछ करो। ऐसा सोचना नहीं है कि अगर अरे मैंने ये किया, मेरे से नहीं हुआ और मैं अगर बंद कर दूँगा, अगर नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, नहीं।
दिस इज़ अ जर्नी। एक चीज़ नहीं चलती है तो दूसरी चीज़ पे हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। ऐसा सोच के नहीं बैठना चाहिए कि मैं इसको लेके ही चलूँगा, नहीं चलेगा तो भी चलेगा। नहीं, नहीं, नहीं चल रहा है तो दूसरी चीज़ को ट्राई करना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। सो उसको जनरली बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले थिंक ट्वाइस, और अगर नहीं चल रहा है तो फाइंड आउट द रीज़न्स, एंड अगर रीज़न फाइंड करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझ ये चीज़ जो मैंने की थी वो ठीक नहीं है, तो चेंज करना चाहिए। चेंज करने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें नया पर्सपेक्टिव मिलता है। चेंज इज़ एवरीथिंग। यस, ममता जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने या के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हो गया, आपकी लाइफ की जर्नी जानी हमने आज और काफ़ी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर हैविंग मी हियर। काफ़ी लोगों को मतलब आज अगर कोई पॉडकास्ट कोई वुमन देख रही होगी तो वो इंस्पायर होके शायद खुद का बिज़नेस करने के लिए बोलेगी अपने घरवालों को कि मुझे जाना है, मुझे करना है। करना ही चाहिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि आपके पास सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं भी है तो छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। काम करने के लिए छोटा-सा एक स्टेप की ज़रूरत रहती है और कुछ और नहीं। सारे मेन को ये बात मतलब जिन जो शादीशुदा लोग हैं वो अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि यार बस आप कर सकते हो। यस, आप इतनी कर सी लाइन सकते बोल हो। हाँ, बस। तो अरे वो हो अपने आप कर ले जाएगा वो अपने आप कर लेगी। और हो जाएगा। हाँ, ये जो बोलते हैं ना कि मैं ये कोर्स कर लूँ, कर लो, हो जाएगा। तो जो ये हो जाएगा बोलते हैं ना, शायद बाद में ऐसा लगता है कि फिर वो सोचने लगते हैं कि मैं सच में करूँ कि नहीं। अगर पहले से कंप्रेज़ अगर बोलेंगे नहीं होगा तो फिर वो माइंडसेट वो हो जाता है कि अरे मुझे करने नहीं दिया, ये नहीं। इट्स बेटर, फ्रीडम देना इज़ द बेस्ट थिंग। बाद में गाली खाने से बढ़िया है पहले ही बोल दो कि कर लो। कर लो, कर लो। यस, यस, सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। थैंक यू।